नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। छात्रों का मामला, छात्रों की गूंज हो या जंतर मंतर पर जुटे छात्र हो, वहां अनशन कर रहे छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक हो, ये मुद्दा अब गहराता चला जा रहा है। जंतर मंतर से लेकर और देश भर में सड़कों पर छात्रों का विरोध, सरकार के खिलाफ आवाज, धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, ये अब जोर पकड़ने लगी है। और उधर आह्वान किया है सोनम वांगचुक ने 20 तारीख को संसद मार्च का, उसको लेकर भी चर्चाएं गर्म है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मार्च कर सकते हैं। अब उनसे कैसे सरकार निपटेगी। इधर 20वां दिन आज अनशन का है। सोनम वांगचुक और जो वहां पर आईसा की अध्यक्ष नेहा और बाकी छात्र बैठे हुए हैं, अब तक सरकार उनकी कोई खोज खबर नहीं ले रही है। हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाए। इसके बावजूद अभी तक सरकार को नहीं समझ में आ रहा है कि उसको क्या करना है या क्या नहीं करना है। क्या वो सोनम वांगचुक और बाकी छात्र जो छात्रों के मसले पर, छात्रों की समस्याओं को लेकर, परीक्षाओं में धांधली को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनकी जान की हिफाजत करनी भी है या नहीं करनी है, इसकी सरकार को कोई चिंता होती दिखाई नहीं पड़ रही है। इधर बीच सोनम वांगचुक से मिलने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं ने उनसे मुलाकात की है। इसके अलावा देश भर से उनसे अनशन तोड़ने की अपील की जा रही है, क्योंकि यह सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का कहना है, जो अपील कर रहे हैं अनशन तोड़ने की, कि सरकार पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रहें या ना रहें, आप जीवित रहें या ना रहें। तो खैर, क्या अब उनकी हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। 20वां दिन आज है उनके आमरण अनशन का। पिछले 20 दिन से वो बिना खाए पिए वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ताज़ा उनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, इसको लेकर जो डॉक्टर बता रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, बहुत हैरान करने वाला है। डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि अब उनकी हालत खतरे में बिल्कुल दिखाई पड़ रही है। अमलेंदु जी। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, खतरे में उनकी हालत है और अब उनकी मसल्स टूटना जो है वो शुरू हो गई हैं। मसल्स टूटने का मतलब ये समीर जी कि शरीर के अंदर ग्लूकोज बिल्कुल ख़त्म हो गया और मसल्स में जो था वो भी ख़त्म हो गया। अब बहुत ज़्यादा रिस्क है, जो है मसल से एनर्जी ले रहा है क्योंकि उसमें ग्लूकोज नहीं है। दूसरा ये कि अब आपके जो ऑर्गन फेलियर है उसका खतरा बढ़ गया। कोई भी अंग आपका फेल हो सकता है। कोई भी अंग फेल होने का मतलब है समीर जी कि गुर्दे भी फेल हो सकते हैं, लिवर फेल हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, कोई भी अंग फेल हो सकता है। इस स्थिति में पहुंच गया है। अब समीर जी सवाल ये उठने लगा है कि जो लोग पीछे से जिन्होंने चढ़ा दिया था पुदीने के पेड़ पे, वो लोग क्या कर रहे हैं और क्यों अनशन नहीं तोड़वा रहे हैं, ये भी अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, पहले सुन लेते हैं कि जो डॉक्टर हैं उनका क्या कहना है। उनके स्वास्थ्य को लेकर जो लेटेस्ट उनका चेकअप हुआ है सोनम वांगचुक का, उनके स्वास्थ्य की जो चेक किया है, वो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्यों बता रहे हैं कि ये खतरनाक है। अब उनकी स्थिति बिल्कुल बहुत ज़्यादा खतरे में है, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो सुन लेते हैं, चूँकि 20 दिन हो गए हैं, आज 20वां दिन है भूख हड़ताल को, तो जाहिर सी बात है कि शरीर कमजोर होता चला जाएगा। और डॉक्टर क्या कह रहे हैं, पहले उनको सुनते हैं। डॉक्टर सतीश लांबा जी बिल्कुल, डॉक्टर सतीश लांबा हैं। उन्होंने जो स्वास्थ्य की जांच की, उनके हेल्थ चेकअप किया, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की, मीडिया को अपडेट दिया सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य के बारे में। सुनते हैं डॉक्टर सुनील लांबा, सतीश लांबा क्या कह रहे हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा से स्टार्ट कर लो ना डॉक्टर साहब, पहले मेडिकल वर्जन नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश लांबा, पास्ट सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। मेरे साथ डॉक्टर डीके। और आज 20वां दिन है अनशन का। 17 जुलाई 2026 सुबह 9:30 बजे का हेल्थ बुलेटिन प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स जो रहे हैं हमेशा की तरह, जो इनका जो वेट है आज का, उनका जो वेट है 56.55, यानी कल 24 आवर्स में उनका 350 ग्राम उन्होंने लूज किया है। उनका जो ब्लड प्रेशर है आज का जो 108/68 है। ब्लड शुगर 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। पल्स रेट 72 पर मिनट है। हाइड्रेशन उनका फेयर है, मतलब माइल्ड डिहाइड्रेशन है थोड़ा सा उनको आज। और मेंटली ही इज अलर्ट है। SpO2 इज 96% और पल्स 72 पर मिनट। थैंक यू वेरी मच। सर, क्या कुछ लगता है कि वो 20 तारीख को स्थिति होगी कि वो पैदल चलते वहाँ पर
देखो, अभी मैंने पहले भी 2 दिन पहले बताया था कि कुछ बॉडीज में जब ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहे हैं तो बॉडीज में चेंजेस तो होंगी। उसकी हमने स्टेज 1 तो मैंने पहले बताया था कि फैट निकल गया है, फिर नंबर मसल लॉस में कीटोन, उसमें फैट जो आया था कीटोन बॉडीज आई थी यूरिन में, फिर यूरिक एसिड हाई हो गया था क्योंकि मसल लॉस भी हो रहा है। तो स्टेज 1 स्टेज 2 तो पार कर चुके, स्टेज 3 है जिसमें ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उसके लिए हम 24 आवर एक्स्ट्रा विजिलेंट है और जो डॉक्टर्स की टीम है 24 आवर्स उनको मॉनिटर कर। ये उनके बता रहे हैं कि किस तरीके से बॉडी में उसका सीधे तौर पर कहना है कि जो वहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं, शरीर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा है, मसल्स उनकी टूट रही हैं और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शरीर पर घातक रूप से असर कर सकती हैं। लेकिन 20 दिन हो गए अमलेंदु जी, और जो प्रदर्शन वहाँ चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का हो या फिर वामपंथी संगठनों के जो छात्र संगठन है उनका हो, लगभग महीना भर होने जा रहा है, अब तक सरकार की कान में जू नहीं रेंग रही। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार चाहती है कि इन लोगों की जान चली जाए, उसको कोई परवाह नहीं है कि ये रहे या ना रहे? समीर जी, सरकार भी चाहती है कि जान चली जाए, कोई परवाह नहीं रहे, और जिन लोगों ने चढ़ाया उनको वो भी शायद यही चाहते हैं। वरना अब तक जो है जो शिक्षा मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं कि साहब सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, उन्होंने अनशन तुड़वाने के लिए क्या किया? क्या उनको नहीं मालूम है कि क्या स्थिति हो गई है? भाई सोनम वांगचुक की क्या स्थिति हो गई है? कोई ऑर्गन फेलियर हो सकता है। समीर जी, मान लीजिए ऑर्गन फेलियर की बात जैसे डॉक्टर भी बता रहे हैं, हमने उनकी बाइक भी सुनवाई, अगर ऑर्गन फेलियर होता, हार्ट फेलियर हो गया तब क्या होगा जी, किडनी फेलियर हो गया तो क्या होगा? जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। तो आपको भी चिंता नहीं है जो इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि आप तो राजनीति कर रहे हैं। तो सोनम वांगचुक की चिंता क्यों नहीं की जा रही है? हालांकि इस बीच जो है जिनके लिए सवाल पूछा जा रहा था वो आज पहुंच गए हैं। पवन खेड़ा जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं और मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं, पवन खेड़ा आज सोनम वांगचुक से मिलने के पहुंचे। ये बराबर में विजुअल चल रहा है, वो मिलने पहुंचे हैं। इससे पहले कांग्रेस के एक सांसद भी पहुंच चुके थे। कल केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करके सोनम वांगचुक से अपील की कि आप इसको ख़त्म कीजिए, हम संसद में इस मसले को उठाएंगे, हम इस पे पहले से आंदोलन कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट कल हम लोगों ने दिखाया ही, उन्होंने भी ये मांग की थी। परसों शशि थरूर ने इतना लंबा चौड़ा अपील की छात्रों से, सचिन पायलट ने भी की। जी हाँ। तो ये सब कार्यक्रम चल रहा है और कांग्रेस का पहले से कार्यक्रम चल रहा है। आज राहुल गांधी जा रहे हैं वहाँ देहरादून छात्रों की गूंज करने के लिए, वो भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात करने के लिए जा रहे हैं। तो आखिर जो लोग इनके पीछे हैं वो ये अनशन तुड़वाने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं कर रहे? ये भी अब सवाल समीर जी उठने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसको लेकर सवाल तो तमाम उठ रहे हैं। आखिर इस उस पर जो आमरण अनशन पर अचानक बैठने का फैसला उन्होंने क्यों किया? इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान के ही इस्तीफे की मांग क्यों की जा रही है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो मुद्दा उनका है उस मुद्दे से सभी लोग सहमत दिखाई पड़ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां हो, हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी का मुझे नहीं लगता कि कोई अभी तक गया है उनके पास, लेकिन हाँ, जी हाँ, मेनका गांधी गई हैं। हाँ, लेकिन वो भी पर्यावरण कार्यकर्ता के तौर पे, बिल्कुल वो पर्यावरण कार्यकर्ता के तौर पर गई हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। बहुत सारी चीज़ें, उपलब्धियां उनके नाम पर हैं। लेकिन ये सत्तारूढ़ पार्टी का न जाना, और यही नहीं, सोशल मीडिया पर सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोग उनके अनशन का, उनके आमरण अनशन का किस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा है संवेदनहीनता सरकार की भी और सरकारी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी भी। बहरहाल ये आखिर जो विपक्ष के सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनसे अपील भी की थी सोनम वांगचुक ने, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार नहीं चाहती कि ये लोग अपनी भूख हड़ताल खत्म करें? सरकार वो उनकी बात माने या ना माने, लेकिन उनके पास कम से कम जा तो सकती है, क्योंकि तमाम आंदोलन हुए हैं आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी, जिनके भी खिलाफ हुआ है वो हमेशा उन्होंने कोशिश की कि कम से कम एक बार जाकर पता तो करें, उनसे बात तो करें कि आखिर उनके खिलाफ वो धरने पर, प्रदर्शन पर क्यों बैठे हुए हैं, वो भी आमरण अनशन पर। लेकिन मौजूदा सरकार को इसकी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। बहरहाल क्या कहा पवन खेड़ा ने सोनम वांगचुक से बात करने के बाद? कांग्रेस नेता है, प्रवक्ता है, वो क्या कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमारे संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी ने भी एक ट्वीट किया। सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य को लेकर हम सबको चिंता है और एक बहुत संवेदनहीन सरकार ऊपर बैठी है जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती। ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। हमें इनकी चिंता है स्वास्थ्य की, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी,
कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ हासिल नहीं कर पाए। जो शहीद भरत तिवारी होगा बिहार के लिए सर एक सवाल ऐसा है कि आज राहुल गांधी भी 15 जुलाई कर रहे हैं प्रोटेस्ट इसी मुद्दे को लेकर, कहीं ना कहीं कांग्रेस पे देरी हुई ऐसा नहीं, हम अपना प्रोटेस्ट कर ही रहे। नहीं, अभी इसमें रहने दीजिए, एंगेज कीजिए। देखिए, हम इसमें पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी छात्रों की गूंज, बहुत अरसे से हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है। हर सड़क, हर गली, हर कैंपस में हमारे लोग सक्रियता से इन मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से उठा रहे हैं, न केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, लेकिन कैसे एग्जाम ट्रांसपेरेंटली हो, वेंडर, प्रिंटर, ट्रांसपोर्टर, हर चीज का ऑडिट सार्वजनिक हो और डेडलाइन सबकी तय हो जाए कि इस दिन एग्जाम होगा, इस दिन उसका परिणाम आएगा, इस दिन प्लेसमेंट्स होंगी, इस दिन ज्वाइनिंग होगी। हमने कई मांगे सामने रखी और छात्रों की गूंज के माध्यम से हम उन मांगों को दोहरा रहे हैं। तो छात्रों की गूंज के माध्यम से ये समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी का यूथ विंग और छात्र विंग पहले से ही आंदोलन कर रहा है। देश भर में सड़कों पर उतरे हुए हैं हम लोग, यहाँ लगातार उसकी खबर भी दे रहे हैं। आज एक बड़ा कार्यक्रम उसी के तहत देहरादून में होना है, जिसमें राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं और यही बात, हाँ, उसका भी लाइव प्रसारण यहाँ पर आप DB लाइव पर देख सकते हैं जब वो कार्यक्रम होगा। यहाँ जब पवन खेड़ा उनसे मिलने जा रहे हैं, उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि हम इस मुद्दे को लेकर पहले ही सड़कों पर हैं और यह मुद्दा बहुत गंभीर है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है और संसद में भी इस मुद्दे को हम उठाएंगे। तो खैर, अभिजीत दीपके ने भी, पवन खेड़ा ने जब सोनम वांगचुक से मुलाकात की, उसके बाद अभिजीत दीपके ने, जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक है और चूंकि कॉकरोच जनता पार्टी के ही मंच पर सोनम वांगचुक अपना ये आमरण अनशन कर रहे हैं, उन्होंने भी धन्यवाद दिया और ट्वीट किया धन्यवाद का पवन खेड़ा को कि वहाँ जंतर मंतर पर आए और उन्होंने अपनी एकजुटता जताई हमारे इस आंदोलन से और उन्होंने सोनम वांगचुक का हालचाल लिया। धर्मेंद्र प्रधान को निश्चित तौर पर इस्तीफा देना होगा, ये आखिरी उनकी लाइन है। उस ट्वीट बिल्कुल समझिए, उनका आखिरी ट्वीट है कि धर्मेंद्र प्रधान को जाना ही होगा, मस्ट रिजाइन धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जो अनशन चल रहा है, पवन खेड़ा सिर्फ सोनम वांगचुक से ही नहीं मिले, पवन खेड़ा नेहा से भी जाके मिले। उसका भी एक चित्र है, वो भी हम लोग दिखा सकते हैं कि वो नेहा के पास भी जाकर बैठे हुए हैं। आयशा की जो अध्यक्ष हैं वो भी, आज उनका भी 20वां दिन है, वो भी 20 दिन से जो है अनशन पर हैं, तो उनसे भी जाकर जो मुलाकात की, हमारा बराबर में उनका भी ये वो तस्वीर है वहाँ पर नेहा बोरा जो आयशा के अध्यक्ष हैं और उसके अलावा 4 छात्र, एक की तो तबीयत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया और अस्पताल में है, बाद में वहां से उनको छुट्टी मिल गई, लेकिन बाकी छात्र वहां ये भी 20 दिन से आमरण अनशन पर है। पवन खेड़ा उनसे भी मिलने गए और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो वही तस्वीरें हैं और ये सभी लोग जंतर मंतर पर ही बैठे हुए हैं धरने पर। इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और सबसे ज्यादा सोनम वांगचुक से अपील की जा रही है कि वो अपना आमरण अनशन तोड़ दे। इसलिए आमरण अनशन खत्म करने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि लोगों का कहना है कि ये सरकार इतनी संवेदनहीन है कि उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जिंदा रहे या जिंदा ना रहे। और क्या कह रहे हैं सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है और राजस्थान के डिप्टी CM भी रहे हैं, उनका भी ट्वीट एक है और वो भी देखते हैं। उन्होंने भी सोनम वांगचुक से अपील की है, लिख रहे हैं कि पिछले 19 दिन से सोनम वांगचुक जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अपना अनशन समाप्त करें। पेपर लीक और विभिन्न अनियमितताओं के मामलों के कारण छात्रों और उनके परिवारों पर जो आप बीती है उसने सभी को झकझोर दिया है। राहुल गांधी जी और हमारी पार्टी का मानना है युवा देश का भविष्य है, उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा। छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। भाजपा सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना होगा और ये सिर्फ भावनात्मक विषय नहीं है बल्कि छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का प्रश्न है। तो ये मांग लगातार की जा रही है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो परीक्षाएं आयोजित कराती है, प्रतियोगी परीक्षाएं, और बार बार वो परीक्षाएं लीक होती है, उस अक्षम एजेंसी को भंग करने की मांग हो रही है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान उस एजेंसी को देते हैं, क्लीन चिट देते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को शाबाशी देते हैं। जो मतलब एक दूसरे की पीठ जो है दोनों खुजाते हैं, इसको आप ये कह सकते हैं कि तू मेरी पीठ ठोक, मैं तेरी पीठ ठोकूं। वो बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी बताते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा करा ली। तो ये खैर चलता रहता है समीर जी। लेकिन नेहा जो हैं उन्होंने कल रात में अपना 19 दिन का अपडेट जारी किया है, वो भी हम लोग देख सकते हैं उनका 19 दिन का अपडेट क्या है। और इधर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं उदय भानु चिब और कन्हैया कुमार वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे राहुल गांधी के आज छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले। बिल्कुल, तो सुन लेते हैं पहले नेहा को, जो नेहा बोरा आइसा के अध्यक्ष हैं और वो भी 20 दिन से वहीं आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं वहाँ आमरण अनशन पर है, क्या कह रही हैं। और इसके बाद बात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चूंकि आज इसी मामले को लेकर जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम लगातार चल रहा है और ये कार्यक्रम देश के तमाम हिस्सों में चल रहा है, उस गूंज कार्यक्रम में उसके बारे में क्या कह रहे हैं उदय भानचिप जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पहले सुन लेते हैं नेहा बोरा को, क्या कह रही हैं। नेहा की तबीयत पर्टिकुलरली खराब है क्योंकि उनका ब्लड शुगर दिन दिन कम हुए जा रहा है। मसल वेस्टिंग देखते हैं जो कि हम देख भी रहे हैं इन लोगों में, और साथ में ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है अगर स्ट्राइक बहुत प्रोलॉन्ग्ड रहे तो। मेरा नाम डॉक्टर तिलोपा है, मैं MBBS और MD हूँ और मैं आज जंतर मंतर आई थी नेहा, आमीन और मनीष की तबीयत चेक करने के लिए। अभी 19 दिन के स्ट्राइक के बाद मेरा ये ओपिनियन है कि ये तीनों एक्टिविस्ट्स हाई रिस्क कंडीशन में हैं। दे आर सिवियरली डिहाइड्रेटेड। नेहा का शुगर बहुत लो है एंड कंडीशन कैन डिटीरियरेट और बिकम क्रिटिकल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एक एक करके लोगों की कंडीशन डिटीरियरेट हुई एंड ये इस केस में भी हो सकता है। तो ये उन लोगों की भी स्थिति लगातार कमज़ोर हो रही है। उनकी डॉक्टर ये बता रही थी, उनका हेल्थ अपडेट दे रही थी। कल रात का ये अपडेट है कि लगातार 19वां दिन कल था, आज 20वां दिन है। तो ये उन छात्रों की भी हालत ख़राब होती जा रही है जो वहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है 19-20 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहने का नतीजा क्या होता है। लेकिन सरकार बहुत बेफिक्र है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। हाँ समीर जी, सरकार बेफिक्र है। और दूसरा जो मैंने कहा मेनका गांधी गई थी, वो मेनका नहीं थी, उनकी बहन थी वो। हाँ वो भी, हाँ वो पर्यावरण एक्टिविस्ट है, तो गलती एनिमल, हाँ तो पहचानने में दिक्कत हुई, क्योंकि बहनों को पहचानने में दिक्कत हो भी जाती है, तो उनकी बहन थी। बहरहाल तो NDA से कोई नहीं पहुंचा, ये बात स्पष्ट हो गई। तो ये अब आज 20वां दिन है, कल 19 दिन का अपडेट ये था। इनका भी ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ गया है, ये भी चीज़ सामने आ चुकी है सभी। बिल्कुल। और क्या एक बार रुक करते हैं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उदय भानचिप और कन्हैया कुमार कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानचिप हैं, कन्हैया कुमार हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। आज बड़ा कार्यक्रम है देहरादून में छात्रों की गूंज का, आज उसमें भी यही मुद्दा है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है और जो कुछ लगातार पेपर लीक हो रहा है, परीक्षाओं में धांधली हो रही है, उसको लेकर। तो देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं लोग। रोज 25 स्कूल बंद होते हैं, हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था ICU में चली गई है और इस बदहाल शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए ही छात्रों की यह गूंज आज न सिर्फ 28 शहरों में बल्कि देश के कोने कोने में चल रही है। आपने देखा कि जो अभियान नेता प्रतिपक्ष ने कोटा से शुरू किया है, उसके तहत आज देहरादून में वो विद्यार्थियों से संवाद करेंगे, पेपर लीक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं पेपर लीक होने का मतलब इस देश का फ्यूचर लीक होना, और जब देश का PM वीक होता है तो पेपर लीक होता है, इस देश का फ्यूचर लीक होता है। तो यह लड़ाई सत्ता को बदलने की, व्यवस्था को बदलने की लड़ाई है। यह लड़ाई छात्रों की यह गूंज हुंकार बनेगी, शिक्षा की क्रांति होगी। जब हम आज विपक्ष में हैं तो सड़कों पर लड़ रहे हैं, जब हम सत्ता में होंगे, सरकार में होंगे, तो जो सुझाव देश भर के विद्यार्थी, एकेडमिशियन, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और इस देश के पेरेंट्स, अभिभावक हम लोगों को छात्रों के गूंज कैंपेन के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, इसके आधार पर एक एजुकेशन चार्टर तैयार करके इस शिक्षा क्रांति को अंजाम दिया जाएगा। इस देश की शिक्षा व्यवस्था जो ICU में पड़ी हुई है उसको बदला जाएगा। और इसी मुहिम में इस प्रेस मीट की शुरुआत में आज हमने आप सबके समक्ष जो छात्रों की गूंज कैंपेन है उसका एंथम सॉन्ग लॉन्च किया है,
जो आप सब लोगों ने देखा है। अब मैं साथी हमारे यूथ कांग्रेस के, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आएं और छात्रों की गूंज कैंपेन में अभी तक हमने क्या किया है इसके संबंध में आप लोगों को सूचित करें, रिपोर्टिंग करें। उसके बाद आपके जो सवाल जवाब होंगे उन सवाल जवाब के माध्यम से हम इस प्रेस मीट को आगे बढ़ाएंगे। साथी उदय जी। बहुत धन्यवाद कन्हैया जी, और सभी प्रेस के साथी जो आप अपना समय निकाल के यहाँ आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जानते हैं पेपर लीक जैसी बीमारी आज कैंसर बन चुकी है हमारे देश में, और इस कैंसर को फैलाने वाले और कोई नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी के देख रेख में ये कैंसर फैला रहा है और देश के छात्रों का भविष्य जो है अंधकार में डाल रहा है, देश का भविष्य अंधकार में डाल रहा है। छात्रों की गूंज कैंपेन जो हमारी शुरू हुई, ये कैंपेन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस, एनएसयूआई साथ मिलकर चला रहे हैं। 28 सिटीज में, 28 शहरों में ये कैंपेन हमने पायलट प्रोजेक्ट की ओर से शुरू किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसके बाद ये जो सिस्टम है जिसमें 90 से ज़्यादा बार पेपर लीक हो गए, और इस पेपर लीक से कम 10 करोड़ से ज़्यादा छात्र जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, जिनके भविष्य के ऊपर जो है वो अंधेरा छाया है, उसके खिलाफ ये कैंपेन हम चला रहे थे। राहुल गांधी जी ने भी कोटा में जो छात्रों के साथ संवाद किया था उसमें सीधे सीधे बताया था जो खामियां इस देश के एजुकेशन की सिस्टम भी हैं और उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और पेपर लीक के खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी पेपर लीक के मुद्दे को लगातार उठाते जा रहे हैं, और उसी सिलसिले में आज देहरादून में भी वो छात्रों के बीच पेपर लीक की बात रखेंगे। छात्रों की गूंज जो कैंपेन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिस तरह से मैंने कहा वो शुरू हुआ। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया, उनके साथ एंगेजमेंट किया। ये एंगेजमेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर, कोचिंग सेंटर्स में जाकर, लाइब्रेरीज में जाकर, मैराथन्स जैसे इवेंट्स अरेंज करके, स्पोर्ट्स इवेंट्स अरेंज कर छात्रों से हम संवाद करते हैं और उनको कहते हैं कि अगर आप इस कैंपेन में और पेपर लीक के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें जुड़ना चाहते हैं तो एक मिस कॉल नंबर कर या फिर जो बार कोड है उसको यूज़ कर आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, और वो रजिस्ट्रेशन करके वो इस कैंपेन में हमारे साथ जुड़ते हैं। उसके बाद वीकेंड हफ्ते में 2-3 प्रोग्राम्स होते हैं, हर एक शहर में होते हैं जो 28 सिटीज़ हैं। उसमें प्रोग्राम से हम संविधान संवाद करते हैं, उसमें टाउन हॉल मीटिंग्स करते हैं, उसमें मार्चिस करते हैं, मशाल मार्च होते हैं और ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स जो होते हैं। उसके बाद हम 1 अगस्त को घेराव करेंगे, कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे और वहाँ पे धरना करेंगे। हमारे सभी लोग जो स्टूडेंट्स हमारे साथ उन शहरों में जुड़े हैं और यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई कांग्रेस। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और चूंकि आज देहरादून में कार्यक्रम है ये छात्रों की गूंज का, और आपको पहले भी बताया था हम लोगों ने कि देहरादून में जिस परेड ग्राउंड में पहले ये कार्यक्रम होना था उसकी अनुमति प्रशासन ने दी थी, फिर उस अनुमति को कैंसिल कर दिया, यानी कार्यक्रम को ही कैंसिल कर दिया कि नहीं हम यहाँ पर दे सकते हैं। और वहाँ बताया गया कि दूसरा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं था, ऐसा वहाँ के स्थानीय कांग्रेस के नेताओं का कहना था। बहरहाल दूसरी जगह अलॉट की गई है राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए, और आज वहां पर इस जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है वहां एक बड़ी रैली, बड़ा सम्मेलन वहां होने वाला है। हाँ बिल्कुल समीर जी, बड़ा सम्मेलन वहां होने वाला है। राहुल गांधी शाम को 7:30 बजे वहां छात्रों को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि 2.5 लाख छात्रों ने उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। पहले परेड ग्राउंड दिया गया था, बड़ा ग्राउंड था, वो उसकी अनुमति कैंसिल कर दी गई। बताया गया कि साहब वहाँ कोई दूसरा कार्यक्रम चल रहा है 15 तारीख तक, फिर उसे बढ़ा दिया गया। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदयाल जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ कोई कार्यक्रम चल ही नहीं रहा। फिर दूसरा एक स्कूल जो है बन्नू स्कूल, उसके ग्राउंड में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि जो बीजेपी सरकार है वो राहुल गांधी के कार्यक्रम में छात्रों को शामिल में होने से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका है कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो है बड़ा होगा और उन्होंने इसकी तैयारी की है। और ये आरोप लगाया है कि ये जो स्थल बदला गया है ये राहुल गांधी के कार्यक्रम में भारी भीड़ को जुटने से रोकने के लिए सरकार की एक चाल थी, क्योंकि जो अब नई जगह दी गई है वो शहर से बाहर दी गई है, पहले शहर के बीच में थी। शहर से बाहर है, वो परेड ग्राउंड बड़ा ग्राउंड है, ये स्कूल का ग्राउंड, स्कूल का
ग्राउंड है, तो जाहिर सी बात है कि स्कूल का ग्राउंड कितना बड़ा होगा। तो अब ये इसको लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सवाल समीर जी बिल्कुल सवाल उठ रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं, लेकिन इधर बीच ये वहां की तैयारियां चल रही हैं, इधर बीच जो सोनम वांगचुक से उनसे अनशन समाप्त करने की अपील भी जारी है। ये अपीलें विपक्षी नेता कर रहे हैं, तमाम दूसरे लोग कर रहे हैं, देश भर से बहुत सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्वतंत्र लोग हैं, वो भी अपील कर रहे हैं। और संजय राउत हैं शिवसेना के नेता, उन्होंने क्या कुछ कहा है इन परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर और इसके खिलाफ जो छात्रों की युवाओं की नाराजगी है उसको लेकर। सोनम वांगचुक से भी उन्होंने अपील की है, सुन लेते हैं संजय राउत को क्या कह रहे हैं। आज 25,000 करोड़ का लोकार्पण करने वाले हैं। सोनम वांगचुक के आंदोलन का 20वां दिवस है। डॉक्टर ने कहा कि ऑर्गन फेलियर भी हो सकते हैं और ऐसी भी जानकारी कि उद्धव ठाकरे जी भी उनके साथ मिले। और हाईकोर्ट ने भी दिशा निर्देश दिया कि हर व्यक्ति की जान सुरक्षित होनी चाहिए। तो कर लीजिए, हाईकोर्ट को बोले आप जाइए और प्रधानमंत्री को निर्देश दीजिए और ये भी निर्देश दीजिए नीट पेपर लीक में जिस मंत्री की जिम्मेदारी है उनका इस्तीफा लेकर ये अनशन छुड़वा दीजिए। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात अगर हमारी सरकार मान ली थी तो देश का पूरा चरित्र बदल जाता है। अब दूसरी बात है, 20 दिन हो रहे हैं सोनम वांगचुक जी के अनशन को। वहाँ और एक लड़की बैठी है जिसका नाम है 20 साल की लड़की भी उनके साथ अनशन कर रही है। उनकी तो परिस्थिति बहुत गंभीर है। ऑर्गन फेल्योर की बात अगर आप करते हो तो को या ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री तक नहीं जा रही है? क्या ये रिपोर्ट गृह मंत्री तक नहीं जा रही है? क्या ये रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास नहीं जा रही है? लेकिन ये सभी की संवेदना मर चुकी है। ये सभी लोग सत्ता में बैठे हैं। क्या मोदी कैबिनेट में एक भी मर्द ऐसा कोई मंत्री नहीं है? मोदी के कैबिनेट में कोई ऐसा एक मर्द मंत्री नहीं है जो मोदी के सामने कहे कि जो आप कर रहे हो गलत है और सोनम वांगचुक की जान बचाना ये देश का कर्तव्य है। ये कहने वाला एक मर्द मंत्री अगर पैदा नहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी जो है ना उसे मैं राष्ट्रभक्त कहूँगा ना उनको मैं शूर कहूँगा। महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं, वही बात कह रहे हैं कि संवेदना बिल्कुल मर चुकी है और सीधे सीधे उन्होंने राष्ट्रपति से भी अपील की है और कहा है कि कम से कम उनको तो हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकार को निर्देश देना चाहिए। यहाँ कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है कि उनकी जान बचाने की कोशिश हो, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं हो रही है। सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई। सरकार की कोशिश तो छोड़ी समझिए, सरकार की तरफ से अभी तक कोई चपरासी भी जो है बात करनी नहीं गया। मंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए, चपरासी भी अभी तक बात करने नहीं गया है कि भाई आपकी मांग क्या है, क्यों बैठे हैं, आप छोड़ दीजिए, हम सरकार का पैगाम लेकर आए हैं। किसी ने इसको लेकर जो है कुछ नहीं कहा है। तो ये समझा जा सकता है समीर जी कि सरकार जो है बिल्कुल निश्चिंत और एक तरीके से संजय राउत जो हैं वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी मंत्रिमंडल पर बहुत गंभीर आक्षेप जो है वो कर रहे हैं संजय राउत। और ये बात सही है समीर जी, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जब हाई कोर्ट में खड़े होकर सरकार का वकील कह रहा है कि उसको कि हम उनकी निगरानी कर रहे हैं सोनम वांगचुक की और कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम और अधिक मेडिकेशन भी दे देंगे, ये सब करेंगे। जब ये कह रहा है तो इसका मतलब सरकार को जानकारी है, मोदी जी को जानकारी है। और अगर जानकारी नहीं होती तो आप आत्महत्या का मुकदमा कायम कर देते। बिल्कुल, तो आपको जानकारी है तो अब तक कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, ये सवाल समीर जी उठ रहा है। बिल्कुल, अब यहाँ जानकारी ना हो ये तो खैर बहुत ही हैरानी की बात है कि हाँ सोशल मीडिया के ज़माने में वो भी प्रधानमंत्री को तो बहुत सारी जानकारी अपने निजी ड्रोन से मिल जाती है। 4-5 किलोमीटर की सीमा के भीतर सारे मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब लोग वहाँ पर रह रहे हैं, तो जानकारी सबको है। लेकिन अगर नहीं जा रहे हैं वहाँ पर कोई उनको एक तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया गया है, तो इसका साफ मतलब है कि सरकार यही चाह रही है और नहीं चाहती कि वो मतलब उनकी कोई फिक्र नहीं है। ये नहीं कहेंगे कि वो चाहती है कि वो जीवित ना रहे, लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं है कि वो जीवित रहें या ना रहें। बहरहाल कपिल सिब्बल हैं राज्यसभा सदस्य और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। क्या कह रहे हैं सोनम वांगचुक से? उन्होंने भी कुछ अपील की है, उनको भी सुनेंगे। अपील लगातार की जा रही है, तमाम लोग उनसे मिलने भी जा रहे हैं। कल भी कई नेता अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता उनसे मिलने के लिए गए।
बावजूद इसके कि उनके तमाम आरोप ये भी लगते रहे हैं कि वो मौजूदा सरकार के समर्थक रहे हैं, लेकिन विपक्ष के सभी नेता उनसे मिलने के लिए लगातार जा रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि आप अनशन अपना खत्म कीजिए, क्योंकि सरकार को कोई परवाह नहीं है कि आप जिंदा रहें या ना रहें, लेकिन अगर आप जिंदा रहेंगे तो कम से कम इन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। तो ये सारी अपील की जा रही है। कपिल सिब्बल को सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। प्रधान जी कभी इस्तीफा नहीं देंगे, ना सरकार इनको कहेगी कि इस्तीफा दो, क्योंकि इनकी नीति है कुछ भी हो जाए देश में, राम मंदिर लूटा जाए, और जो लोग वाकई में इसके जिम्मेदार हैं उनका इस्तीफा कभी नहीं होगा। अभी आज तक इन्होंने किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इनकी परवाह नहीं है, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं। जो सरकार ये तय कर ले कि मुझे जनता से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपनी सत्ता कायम करने का ही लेना देना है, वो सरकार एंटी पब्लिक, एंटी पीपल, इसलिए उस सरकार को कोई हक नहीं कि वो सरकार आज के दिन भी इस देश में बनी रहे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि इस देश में आज के दिन ईडी की वजह से, सीबीआई की वजह से, इनकम टैक्स की वजह से, स्टेट पुलिस की वजह से, झूठे केस बनाने की वजह से सिविल सोसाइटी बाहर नहीं आती, डरते हैं लोग। तो हाँ, आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल कि ये लोग मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री, लेकिन जो जिन गलतियों के लिए, अपराध के लिए जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ इस सरकार में कार्रवाई नहीं होती है। वो चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, एनटीए हो, या फिर चढ़ावा चोरी में जो बड़े नाम आ रहे हैं, चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो या गोपाल राव हो, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई अगर होती भी है बहुत दबाव में तो छोटे मोटे कर्मचारियों के ऊपर होती है। हाँ, छोटे मोटे कर्मचारियों के ऊपर होती है समीर जी कार्रवाई, और बड़े मछलियों को बचा लिया जाता है। विपक्ष का आरोप ये है कि एसआईटी जो बनाई गई उसके जरिए सबूत छुपाने की कोशिश की गई नहीं की गई, हमें नहीं मालूम, लेकिन विपक्ष का आरोप साफ तौर पर यह है। शंकराचार्य हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, वो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री आए थे, उनका था दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा 15 दिन में। तो दूध का दूध पानी का पानी कहाँ है? कहाँ दूध और कहाँ पानी है? ये सवाल वो पूछ रहे हैं शंकराचार्य। तो हम लोग सुन सकते हैं शंकराचार्य क्या सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल, शंकराचार्य को सुनते हैं। और चूंकि ये चढ़ावा चोरी का मामला भी बहुत गंभीर मामला है और इस पर भी सरकार गिरी हुई है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गिरा हुआ है। संजय राउत ने आरएसएस प्रमुख को एक पत्र भी लिखा है, क्या कुछ कहा है उसमें, उसकी भी बात करेंगे। पहले सुन लेते हैं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं। पिछले दिनों जब हनुमान गढ़ी पे, अयोध्या के हनुमान गढ़ी पे नमाज तक कराया जाने था, मुलायम सिंह यादव उस वक्त सरकार मुख्यमंत्री थे। ऐसा है कि जब ये चोरी हो गई तो आदित्यनाथ जी आए अयोध्या और उन्होंने आप लोगों के सामने खड़े होकर के कहा कि मैंने एसआईटी बना दी है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? आप लोगों ने खूब चलाया, दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी। तो अब लोगों ने सोचा कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर वो दोबारा अयोध्या आए, उनके मन में ये डर हो गया कि दूध का दूध पानी का पानी, कोई सवाल पूछ लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो 27 साल पहले की घटना को विद्रूप करके उसको दूसरा रूप दे करके उन्होंने आपके सामने कह दिया ताकि लोग इसमें चले जाएं और दूध का दूध पानी वाला सवाल कोई ना पूछे। तो ये ध्यान भटकाने की उनकी टैक्टिस है। आप ध्यान भटका रहे हो, आप उनकी मदद कर रहे हो। सवाल ये है कि दूध का दूध पानी का पानी कहाँ है, वो बताओ। मोदी मीडिया बंद करके 27 साल पुरानी घटना को आप अभी मत उठाओ। पहले हमको दूध का दूध पानी का पानी दिखाओ और उसके बाद सामने सामने की चर्चा कराओ, हम उसका भी जवाब देंगे। लेकिन जिस समय दूध का दूध पानी का पानी होना है उस समय आप 27 साल के पहले की बात को झूठी तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो, झूठ बोलते हो। कहाँ हनुमानगढ़ी की सीढ़ी में कब नमाज हुई, सिद्ध करके दिखाओ। नहीं तो गद्दी छोड़ो झूठ बोलने के लिए। देश के सामने अयोध्या जी जैसे पवित्र क्षेत्र में आकर के तुम झूठ बोलते हो। कब हुई?
कब हुई सीढ़ी में नमाज? बताओ, बोलो, कब हुई? ये बताओ, अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ी में कब नमाज हुई? झूठ है, सरासर झूठ है। झूठ बोलने के लिए आदित्यनाथ को गद्दी छोड़नी चाहिए। अयोध्या का अपमान किया है। अयोध्या में आकर के हनुमान जी की सीढ़ियों के बारे में ऐसा झूठ बोला उस आदमी ने। ये अपराध है, हनुमान जी का अपराधी है वो। हम कल जाएंगे हनुमानगढ़ी के 8 पट्टी के महंतों से अनुरोध करेंगे कि इस व्यक्ति को बैन करिए कि ये इस सीढ़ी पे कभी पाँव न रख सके। अगर वो करेंगे तब तो हम दोबारा दर्शन करने आएंगे, नहीं तो इस मंदिर में दर्शन करना भी अब छोड़ देंगे। ये भी हम बता रहे हैं। तो ये वहाँ पर किस तरीके से तमाम जो ज़रूरी मुद्दे हैं, सवाल हैं, उनसे भटकाने की कोशिश। और सही बात है कि आप 15 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी कर नहीं पाए, या कर पाए हैं तो आप उसको बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एसआईटी ने बहुत सारी चीज़ें, जो उसकी जो रिपोर्ट है या फिर उसकी जो जाँच हुई है, उसमें सीधे तौर पर ये 3 के 3 प्रमुख लोग जो हैं, चंपत राय हों या अनिल मिश्रा हों या गोपाल राव हों, और ये सीधे सीधे उसमें दोषी पाए गए हैं। लेकिन वो रिपोर्ट सामने आई नहीं पा रही है। किसके दबाव में नहीं आ पा रही है, ये बड़ा सवाल है। पिछले दिनों जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने उनको अचानक बुलाया और बैठक की जो तस्वीरें आई सामने, उससे भी बहुत कुछ पता चल रहा है कि आखिर वो एसआईटी की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, एसआईटी की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है, तो सबके सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है, जबकि वो सार्वजनिक कर चुका है। ट्रस्ट जो है, सार्वजनिक कर रहा है। अच्छा, ट्रस्ट के पास कैसे पहुंच गई? अगर वो सार्वजनिक नहीं है तो ट्रस्ट के पास कैसे पहुंच गई? जिसकी जांच एसआईटी कर रही है वही रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक कर रही है, वो सार्वजनिक कर रहा है। तो विपक्ष का आरोप इसका मतलब सही है कि ट्रस्ट के बड़े लोगों को बचाने के लिए, बड़ी मछलियों को बचाने के लिए ये एसआईटी का की गई थी। इसका मतलब तो ये, वरना सरकार को जारी करनी चाहिए थी एसआईटी की रिपोर्ट, वो पब्लिक करनी चाहिए थी, लेकिन उसको पब्लिक कर रहा है ट्रस्ट। तो ये इसको लेकर सवाल है। लेकिन समीर जी, संजय राउत ने मोहन भागवत के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। और जो उनका 15 जुलाई से कार्यक्रम शुरू हुआ है, राम रक्षा आंदोलन जो है शिवसेना यूबीटी का, उसका 18 जुलाई शनिवार को शाम 4:30 बजे नागपुर के रामनगर में राम मंदिर में कार्यक्रम है। और उसके लिए संजय राउत ने परम पूज्य, मतलब मेरे नहीं है, संजय राउत ने, हाँ, मोहन भागवत जी को चिट्ठी लिखी है कि आप इस कार्यक्रम में आइए और चढ़ावा चोरों के खिलाफ इस आंदोलन में आप शामिल होइए। ये उनकी चिट्ठी है। और अभी तक चढ़ावा चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसमें हमारा आप सहयोग करिए। अब मोहन भागवत जी चढ़ावा चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस राम रक्षा आंदोलन में शामिल होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि आरएसएस चलाता रहा है राम रक्षा का आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन चलाता रहा है आरएसएस। तो जब चलाता रहा है तो इस राम रक्षा में क्यों शामिल नहीं होंगे? चढ़ावा चोरों को सजा मिले इसके लिए मोहन भागवत जी शामिल क्यों नहीं होंगे? अब ये मोहन भागवत जी से सवाल अब देखना है। मोहन भागवत जी, संजय राउत तो बुला रहे हैं, लेकिन आप अयोध्या वालों से पूछिए अगर हम लेदू जी, तो अयोध्या वाले कहेंगे कि मोहन भागवत आएंगे तो चंपत राय फिर सारी बात खोल देंगे। हाँ, तो इसीलिए तो चंपत राय के खिलाफ कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। वो तो वहां इस्तीफा देने के बाद भी उनका इस्तीफा सम्मान के जनक तरीके से स्वीकार किया गया, घोषणा की गई, और उसके बाद भी वो अपना काम वहां पर कर रहे हैं। सीधी सीधी बात। बहरहाल संजय राउत ने एक धर्म संकट उनके सामने खड़ा किया है। जवाब क्या देंगे? वैसे जवाब शायद ही कुछ आए। लिख रहे हैं कि परम आदरणीय, उनका जो पत्र है वो देखे एक बार, कि परम आदरणीय श्री मोहन राव भागवत जी, आपले आशीर्वाद हवेत, ये मराठी में उन्होंने लिखा है कि आपका आशीर्वाद चाहिए। और पत्र में लिखा है उन्होंने कि इस कार्यक्रम में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मौजूद रहेंगे। संजय और मोहन भागवत को विशेष निमंत्रण दिया है कि वे कार्यक्रम में शामिल हों और भगवान राम के भक्तों को अपना आशीर्वाद दें। पत्र में यह भी अनुरोध किया गया है कि यदि भागवत किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाते हैं तो वे अपना प्रतिनिधि भेजें। और अपील की गई है उनसे, अब देखते हैं कि भेजते हैं कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहा है उन्होंने कि राम रक्षा आंदोलन जो है ये हिंदू समुदाय में नई ऊर्जा भरना और राम मंदिर चोरी के मुद्दे पर हिंदुओं को अंधभक्ति से बाहर निकालना जरूरी है। इसी मकसद से शिवसेना ने पूरे राज्य में राम रक्षा यानी राम की सुरक्षा आंदोलन शुरू किया है, ये उनको बताया गया है। और ये कहा गया है कि भाई आरएसएस ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए किए गए दान में हित पर दुख व्यक्त किया है। हालांकि इस चोरी के मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है।
अयोध्या में हुई चोरी की इस घटना ने हिंदू समुदाय में की आस्था और भरोसे को पूरी तरह हिला दिया है। तो उनसे मांग की गई है, अनुरोध किया गया है मोहन भागवत जी से कि भाई राम रक्षा मंदिर आंदोलन में आप शामिल होइए। अच्छा, कार्यक्रम भी नागपुर में रखे हैं कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा दिक्कत ना हो, घर से बाहर निकलने में आपको दिक्कत ना हो, निकलते ही होंगे बाहर, सब्जी अब्जी लेने निकलते ही होंगे घर की। अब पता नहीं घर है कि नहीं है, सब्जी लेने निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। बहरहाल अगर नहीं निकलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इस काम के लिए निकलना चाहिए, पास में ही है। लेकिन आप ये देखिए कि अब राम रक्षा यानी राम राज्य में मंदिर है जो जिसको कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, अब वहां भगवान राम के मंदिर में भगवान राम की ही रक्षा नहीं हो पा रही है। और उस रक्षा के लिए ये कार्यक्रम शिवसेना ने बनाया, इसलिए नहीं हो पा रही है कि राम मंदिर में ही वहां पर चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, ये आरोप वहां पर लग रहे हैं। बहरहाल इस पर सरकार और संघ दोनों बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। मानसून सत्र में भी ये मुद्दा विपक्ष बहुत जोर शोर से उठाने वाला है, इसकी जानकारी दी गई है, ये पता लग रहा है और सरकार इस पर बैकफुट पर है। और उधर जिस तरीके से छात्रों का ये मुद्दा लगातार ये गंभीर होता जा रहा है, वो भी सरकार की परेशानी का कारण है। अब देहरादून में आज राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है बताया जा रहा है, आपने बताया अभी अमलेंदु जी की 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने वहां आने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया। जी, 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने वहां अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। वहां जोर से मांग उठेगी शिक्षा व्यवस्था में जो खामियां हैं उसको लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, और संसद के अंदर भी ये मामला उठाया जाएगा। कल कांग्रेस की बैठक हुई, उस बैठक में तय किया गया कि पेपर चोरी, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, उज्जैन के लैंड डील, ये सारे मामले इसमें उठाए जाएंगे। इधर कल समीर जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट को हम देख सकते हैं उस पत्र को अटैच करते हुए, और उन्होंने जो लिखा है उन्होंने लिखा है कि मैंने, आप बता सकते हैं क्या लिखा है? बिल्कुल, वो पत्र देखते हैं। लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है कि वे परिसीमन यानी डिलिमिटेशन आदि पर सरकार के संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएं। मैंने मार्च और अप्रैल 2026 के पूरे समय के दौरान माननीय संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि केंद्र सरकार परिसीमन आदि से संबंधित अपने प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए। दुर्भाग्य से इन अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में स्पष्ट अंतर से जरूरी 2/3 बहुमत हासिल करने में विफल रहा। तो अब फिर उन्होंने ये पत्र लिखा है कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, और आप अगर सभी दलों की उसमें सहमति चाहते हैं तो कम से कम सबसे बात तो करिए। आप अलग अलग पार्टियों को तोड़ फोड़ के और अपने पक्ष में बहुमत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी नहीं जुटने वाला है। आप सबको तोड़ लीजिए, लेकिन उसके बावजूद 2/3 बहुमत वहां पर हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्यों आखिर विपक्ष की बात नहीं सुन सकते हैं? क्यों आपके विरोध में अगर कोई आमरण अनशन पर बैठा है तो उसको क्यों नहीं बुला सकते हैं, उससे क्यों नहीं बात कर सकते हैं? ये है, अब देखते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के इस पत्र का क्या जवाब देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बुलाते हैं सर्वदलीय बैठक की नहीं बुलाते हैं? और इधर कांग्रेस के नेता और राज्यसभा में जो उपनेता हैं प्रमोद तिवारी, उन्होंने क्या कहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे के इस पत्र को लेकर और पहले भी जो पत्र लिखा गया था उसको लेकर सुन लेते हैं उनको। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, हम लोगों ने तय किया है डिलिमिटेशन का ये अलग अलग बुला के दलों से बात ना करें, सर्वदलीय बैठक बुलाएं और सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे को रखें। ये पत्र पहले भी गया था, राहुल जी खड़गे साहब ने इसे दोबारा तय करके भेजा भी है, दोनों नेता प्रतिपक्ष। मुझे दावे के साथ मैं कह रहा हूं, न लोकसभा न राज्यसभा में कल बहुमत था, न आज बहुमत है और न बहुमत होगा। हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है। महिला आरक्षण पे हम कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन महिला आरक्षण के नाम पे जो ये बेईमानी, ये कलंकित किया जा रहा है इतिहास को, डिलिमिटेशन लेके आएंगे, तो न कल इनके पास बहुमत था, न आज बहुमत है, न कल होगा। हम पुरजोर विरोध करेंगे। इन्हें जो उम्मीद है कि कुछ दल साथ देंगे, तो उन्हीं का तो मुख्य विरोध था, तो वो कैसे फंदा अपने गले में डाल लेंगे? सुधांशु त्रिवेदी, जब आप लोगों ने कल इस बात को कहा, तो सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इनकी
इंडिया अलायंस जो है उनमें आपस में ही कोई तालमेल नहीं है। पार्टियां दूसरी पार्टी पे विश्वास नहीं करती हैं, यहाँ तक कि एक सांसद दूसरे सांसद पे विश्वास नहीं करता। अरे छोड़िए, इंडिया अलायंस पे सबको एक दूसरे पे विश्वास है। विरोध पक्ष में भी कुछ मुद्दों पे आम सहमति है। मैं कह दूं सुधांशु जी, तैयारी कर लो, बेल्ट बांध लो, बहुत जल्दी एनडीए टुकड़ों में हो जाएगा और आपकी सरकार 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। सर, आप लोगों के एजेंडे क्या रहेंगे? विपक्ष किस तरीके से देखता है? क्योंकि जो अभी शुरुआत में प्रारूप आया है, जो लिस्ट ऑफ बिजनेस आया है, उसमें वंदे मातरम बिल हो, FCRA हो, सरकार ने अपना एजेंडा रख दिया है। देखिए, सरकार रख देती है, कुछ लाती है, कुछ टाल देती है। हमारा बहुत क्लियर है कि जिस तरह लगभग 40 से ज्यादा परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए, आज स्थगित करना पड़ा। ये ऐसे नहीं हुए, ये पैसे के लिए हुए, सरकार की बदइंतजामी की वजह से हुए हैं। तो पहला मुद्दा तो हमारा इस देश का युवा होगा। दूसरा, ये साधारण चोरी बेईमानी नहीं है। जिस दिन से जमीन की खरीद फरोख्त हुई है, मैं तो अवध का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश का, सिवा बेईमानी के, भ्रष्टाचार के, लूट के, ऑर्गेनाइज क्राइम के, चंदा चोरी में जिस तरह हुआ है, उससे हम लोगों का सर। तो ये किस तरीके से चंदा चोरी की भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, ये बड़ा सवाल महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि एनडीए बिखर सकता है। हाँ, ये बड़ी बात कह रहे हैं कि एनडीए बिखरेगा और इसी मसले पे बिखर जाएगा। अब क्या है समीर जी, जो अभी देखा गया था, पिछले तो हम लोगों ने दिखाया भी था कि चंद्रबाबू नायडू ने किस तरीके से डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी की तारीफ की थी। और दक्षिण के से ही आते हैं चंद्रबाबू नायडू, राजनीति उनको आंध्र प्रदेश में ही करनी है। तो अगर इस डिलिमिटेशन बिल को चंद्रबाबू नायडू पास करवा देंगे तो कैसे राजनीति करेंगे, संदेश तो जाएगा। अब जिस डीएमके पर कहा जा रहा है कि साहब वो समर्थन कर देगी, तो यही कह रहे हैं प्रमोद तिवारी कि भाई मसला ही जिनका था तो वो कैसे पास करा देंगे। तो आप ये कैसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि डीएमके इसको पास करवा देगा। लेकिन समीर जी, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, ये साफ समझ में तो आ रहा है। लेकिन कार्ति चिदम्बरम जो हैं, उन्होंने एक तरीके से अगर ये कोई डील कर भी रहे होंगे डीएमके के साथ, तो एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है डीएमके के सामने भी कि भाई आप इनके साथ इस मसले पर कैसे जा सकते हैं। कार्ति चिदम्बरम को हम लोग सुन सकते हैं कि वो क्या मांग उठा रहे हैं। जो मांग उठा रहे हैं, यही मांग डीएमके की थी। और डीएमके के जो चीफ हैं स्टालिन, एमके स्टालिन, उन्होंने तो बाकायदा दक्षिणी राज्यों और तमाम जो राज्य जो इससे प्रभावित होने वाले हैं, उनकी बैठक बुलाई थी और जिसमें आमंत्रित किया था बीजू पटनायक को भी। उन्हें भी नुकसान होगा, उन्हीं का महाराष्ट्र को, भगवंत मान को भी बुलाया था। तो ये जो नुकसान हो रहा है उनको बुलाया था। तो कैसे आप इतना आगे बढ़कर और आप फिर आप बीजेपी के साथ चले जाएंगे इस मसले पर? तो ये बड़ा सवाल जो है वो खड़ा कर दिया। कार्ति चिदम्बरम को भी सुन लेते हैं, कार्ति चिदम्बरम क्या कह रहे हैं और यहाँ डीलिमिटेशन को लेकर जो सरकार कोशिशें कर रही है उस पर, और खास तौर पर कि ये जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि डीएमके इस मुद्दे पर सरकार का साथ दे सकता है, उसको लेकर कार्ति चिदम्बरम ने सवाल पूछे हैं। सुन लेते हैं उनको क्या कह रहे हैं। Increasing the parliament by 50% will be an ill-conceived move. As it is with 543 members in the House, we hardly get any time to speak. If you increase the strength of the House to 815, it will become an ineffective House with no opportunity to any member to raise anything substantial. Further, by increasing the seats by 50%, the delta between the southern states and the northern states will widen. For example, Tamil Nadu, the seats will increase from 40 to 60, Tamil Nadu and Pondicherry from 40 to 60, and Uttar Pradesh will go up from 80 to 120. So the delta between Tamil Nadu and Uttar Pradesh, which is right now 40, will... तो कह रहे हैं कार्ति चिदम्बरम की संसद का आकार 50% बढ़ाना एक गलत सोच वाला कदम होगा। अभी सदन में 543 सदस्य हैं और हमें बोलने के लिए बहुत कम समय मिलता है। अगर सदन की संख्या बढ़ाकर 815 कर दी जाती तो ये सदन बेअसर हो जाएगा और किसी भी सदस्य को कोई ज़रूरी बात उठाने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा सीटें 50% बढ़ाने से दक्षिणी राज्यों और उत्तरी राज्यों के बीच का अंतर और बढ़ जाएगा।
भविष्य में चुनावी हिसाब किताब में दक्षिण का महत्व कम हो जाएगा, जिससे हम हाशिए पर चले जाएंगे। हमें सीटों की संख्या बढ़ाए बिना महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना चाहिए। हमें 543 सदस्यों वाले सदन में महिलाओं को 1/3 सीटें देनी चाहिए। सीटों में कोई भी बढ़ोतरी दक्षिणी राज्यों के लिए नुकसानदेह होगी। ये तभी सही होगा जब वे सभी पार्टियों को बुलाकर हमारी राय लें। हालांकि वे तकनीकी और प्रक्रियात्मक बातों को बहाना बनाकर ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ कह रहे हैं कि ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाएंगे। और इसीलिए समीर जी जो चिट्ठी लिखी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उस चिट्ठी का कोई जवाब अभी तक हमें जानकारी नहीं है कोई आया है या उसका कोई जवाब आएगा अभी, या सर्वदलीय बैठक बुलाई भी जाएगी। अगर बुलानी है तो 20 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है। लेकिन ये सरकार जो करती है समीर जी, ये करती है कि जो बिजनेस अकाउंट कमेटी की बैठक होती है, बीएससी की बैठक संसद की, उसमें तो रखती है कुछ और बिल, और जब संसद में आता मालूम पड़ता सुबह ही कोई दूसरा बिल आ गया। वो विपक्ष को मालूम नहीं होता, मोदी जी के मंत्रियों को भी मालूम नहीं होता कि उस पर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो ये लेकर बड़ा एक संकट होता है। इसी को लेकर जयराम रमेश जो है वो कह रहे हैं कि ये सरकार ये गड़बड़ करती है और हम सतर्क हैं। तो जयराम रमेश को भी हम लोग सुन सकते हैं कि वो इसको लेकर क्या कह रहे हैं। बिल्कुल सुनते हैं क्या कह रहे हैं जयराम रमेश की। यहाँ पर बिल कोई और बताया जाता है, लेकिन उस दिन अचानक यानी बीएससी की बैठक में जो तय होता है उससे बिल्कुल अलग ये बिल ले आया जाता है। जैसे अभी बात हो रही है कि 7 विधेयकों को लाने की तैयारी है, इनमें कहीं परिसीमन आरक्षण ये सब नहीं है, लेकिन सरकार जो कोशिश में लगी है वो इन्हीं बिलों को लाने और उनको पास कराने की कोशिश में, बिल्कुल उनको पास करने की कोशिश में है। और ये मतलब किसी तरीके से पिछले दबाव से करा लिया है। और वो कह भी रहे हैं जयराम रमेश, अभी हम लोग सुनेंगे उनको, कि ये डिलिमिटेशन बिल पास कराने के लिए ही जो सांसदों की खरीद फरोख्त की जा रही है, इसीलिए जो है वो की जा रही है। बिल्कुल 2/3 बहुमत चाहिए उनको, तो कैसे आएगा। तो यहाँ पर जो तमाम पार्टियों के सांसदों को तोड़ा जा रहा है लगातार। सुनते हैं जयराम रमेश को क्या कह रहे हैं। जो हैं शामिल हैं, तो सरकार ने एजेंडा रख दिया है। आप देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, मोदी सरकार के समय में जो बुलेटिन में छपता है और जो विधेयक पेश किए जाते हैं वो बिल्कुल अलग है। जो करना चाहते हैं वो बुलेटिन में डालते नहीं हैं, वो बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, और अचानक मनमर्जी पिछले शाम को बिल पेश होता है और जानकारी हमें मिलती है कि संविधान संशोधन होने वाला है विधेयक। तो ये बुलेटिन तो औपचारिकता है, ये तो औपचारिकता है, घोषणाएं होती हैं, जो बिल पेंडिंग है, पेंडिंग बिल है, पर असली बात जो इनके मन में है वो कभी नहीं बोलेंगे। उनके मन में है क्या? परिसीमन विधेयक संशोधन, जो संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला, भारी बेइज्जती हुई गृह मंत्री की, वो बदला लेना चाहते हैं, पार्टी तोड़ रहे हैं, टीएमसी को तोड़ा, शिवसेना यूबीटी को तोड़ा। ये 2/3 बहुमत, इसको मैं कहूँगा कलंकित 2/3 बहुमत पाना चाहते हैं, पर वो मिलेगा नहीं, उसकी घोषणा तो नहीं करेंगे। एक और वो बर्खास्त करने वाली बिल है, जो बर्खास्त जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, जो 30 दिन में जेल में है, तो उसको बर्खास्त हो जाएगा 31वें दिन को ऑटोमेटिकली। तो उसका भी हमने विरोध किया था जब वो पेश हुआ था दिसंबर के महीने में। तो ये सब तो नहीं लिखा है, पर असली बात तो यही है। असली बात तो ये सेशन, मानसून सेशन, मैं समझता हूँ कि कभी ना कभी तो ये परिसीमन बिल तो ज़रूर लाएंगे। कल हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को एक खत भी लिखा है। वो मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में खड़गे जी ने और सारे विपक्ष की पार्टी की ओर से फ्लोर लीडर्स ने खत लिखा था किरण रिजिजू को। कल कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा खड़गे जी ने खत लिखा है कि परिसीमन विधेयक को लेकर जो आप नए प्रस्ताव लाना चाहते हैं उस पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए। आपके जो प्रस्ताव, तो क्या बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं और कई बार ये देखा गया है और ये कह भी रहे हैं कि यहाँ पर उसमें बुलेटिन में कुछ रहता है और अचानक वहाँ सांसदों को कोई और विधेयक मिल जाता है, वो भी संविधान संशोधन विधेयक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक होता है। और तब जब आपके पास था भी नहीं, बहुमत भी नहीं था, वही उसी का बदला लेने के लिए ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अमलेंदु जी, बहुत कितना
कहा जाए तो लोकतंत्र के लिए कितना घातक है, लेकिन वो किया जा रहा है कि आप बदला लेने के लिए एक विधेयक आपका गिर गया तो आप पूरे विपक्ष को जिनको आप कर सकते हैं डरा कर धमका कर उनकी पार्टियों को तोड़कर आप सांसदों का इंतजाम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, उन सांसदों का इंतजाम कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर ये है समीर जी कि जिस नीट यूजी की परीक्षा में पेपर लीक हुआ था, उसके बाद फिर दोबारा परीक्षा हो गई। उसका आज कल आया था। कल आया था उसका परिणाम। और अब वो भी आने लग गया है कि किस किस ने कितने जो है वो प्राप्त किए हैं नंबर वगैरह, तो उन सबके वो विजुअल्स भी आने लगे। लेकिन समीर जी, ये परीक्षा तो परिणाम आ गया, ठीक है, लेकिन जो चोरी हुई थी वो तो चोरी तो हुई थी ना। चोरी आने से मतलब चोरी जो हुई, पेपर लीक जो हुआ, उसके दाग तो नहीं धुल जाएंगे ये परिणाम आने से। या दोबारा परीक्षा करा के और उसके परिणाम देकर अब ये हुआ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और यही मांग हो रही है कि ये पिछले 4-5 साल से लगातार हो रहा है और वही एजेंसी परीक्षा करा रही है, लीक कर रही है, लेकिन किसी को सजा नहीं हो रही। किसी को सजा नहीं हो रही है। तो ये बड़ा सवाल जो है वो उठ रहा है कि भाई ये पेपर दोबारा से करा देने से वो जो पेपर लीक हुआ, और जिसको आप मान नहीं रहे, खबर ये आ रही है सीबीआई मान रही है कि यहाँ पेपर लीक हुआ, और एनटीए के जो चीफ पहुंचते हैं संसदीय समिति सामने, वो कहते पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन लीक हो गए थे। मतलब ये अजीब किस्सा है। कुछ क्वेश्चन लीक हो गए थे, पेपर लीक नहीं हुआ था। तो कुछ क्वेश्चन कैसे लीक हो गए फिर? तो ये बहुत सारे सवाल है। तो इसलिए ये आंदोलन चल रहा है। आज राहुल गांधी का भी जो है कार्यक्रम छात्रों की गूंज, वो भी इसी मसले को लेकर है। वहाँ उत्तराखंड का मसला और जुड़ गया है कि जो यूके SSC जो है वहाँ भी किस तरीके से घपले हो रहे हैं। यानी जहाँ जहाँ भाजपा, वहाँ पेपर लीक, वहाँ घपले घोटाले, ये एक तरीके से कांग्रेस कहना चाहती है। बिल्कुल, एक ट्वीट भी किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसको भी देखेंगे। और किस तरीके से आज वहाँ देहरादून में एक बड़ा कार्यक्रम है। हालांकि कार्यक्रम, ये आरोप भी लगाया है कि सरकार चाह रही है कि कार्यक्रम न होने पाए या वहां पर भीड़ न जुटने पाए, लेकिन वहां जगह बदलने के बावजूद वहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में छात्र वहां पर पहुंच रहे हैं। जैसा बताया गया है, अमलेंदु जी ने भी बताया कि 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने वहां रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाएगा, वहाँ भी मांगा जा रहा है। सड़कों पर लोग उतरकर इस्तीफा मांग रहे हैं। 20 दिन से यहाँ लोग आमरण अनशन पर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, वो इस्तीफा मांग रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान वहाँ जय जगन्नाथ वहाँ पर मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र है। और 20 तारीख को अब आएंगे तो संसद का सत्र शुरू होगा। लेकिन जिस तरीके से वहाँ संसद चलो अभियान का आह्वान किया है सोनम वांगचुक ने, और बड़ी संख्या में लोग वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब देखना है कि सरकार के लिए एक मुश्किल घड़ी है, कैसे निपटती है। सबको रोक देगी, सबके ऊपर लाठियां चला देगी, और लेकिन सुनने नहीं आएगी कि आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ समीर जी, कुछ भी कर सकती है सरकार है, सरकार के पास बहुत से अख्तियार होते हैं, कुछ भी कर सकती है। लेकिन समस्या जो है वो नहीं सुनी जाएगी, इतना तो पक्का है। आप चाहें कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, वो नहीं होगा, चाहे राहुल गांधी मांग करते रहे और चाहे सोनम वांगचुक मांग करते रहे। जब करना होगा तब मोदी जी के मन में आएगा, वही करेंगे। तो ये समस्या ये भी है समीर जी कि अगर इस्तीफा हो जाए धर्मेंद्र प्रधान का, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि फिर सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक तो रहेगा नहीं, क्योंकि एक ही घपले घोटाले तो है नहीं, तमाम घपले घोटाले हैं। एथेनॉल को लेकर चर्चा हो रही है, चढ़ावा चोरी को लेकर चर्चा हो रही है, सड़कों के घोटालों को लेकर चर्चा हो रही है, तमाम सब जो हो रहे, तो ये कहाँ कहाँ तक आग पहुँचेगी। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तो फिर मोदी जी का इस्तीफा क्यों नहीं हो? धर्मेंद्र प्रधान ही अकेले क्यों इसके लिए जिम्मेदार होंगे? मोदी जी क्यों नहीं होंगे? अरे मोदी जी का मंत्री बिना मोदी जी के थोड़ी ना है। मोदी जी की अगर शय नहीं है तो मोदी जी का मंत्री कोई काम कर लेगा, पत्ता हिल सकता है कोई भी मोदी जी की इजाजत के बिना इस सरकार में। बिल्कुल। और यही बात चढ़ावा चोरी के लिए भी कही जा रही है, चढ़ावा चोरी के लिए कही जा रही है। और यही बात जो है वो राम रक्षा मंदिर आंदोलन चला रहे हैं संजय राउत, वो कह रहे हैं मोहन भागवत से कि आप भी आइए, अगर आपको भी अगर दुख हुआ है चढ़ावा चोरी से तो आइए फिर। बिल्कुल, ये हो सकता है पहुंचे वहां पर, तो ये देखना होगा कि अगर पहुंचते हैं फिर उस क्या कहते हैं चढ़ावा चोरों को लेकर, जो वहां चढ़ावा चोरी हुई है उसको लेकर। लेकिन जिस तरीके से इन सारे मुद्दों पर सरकार की खामोशी है, और सरकार सबसे ज़्यादा जो संवेदनहीनता दिखा रही है, उससे पूरा देश चिंतित है कि आखिर 20 दिन से लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं और सरकार पूछने की ज़रूरत भी नहीं महसूस कर रही है कि आखिर ये लोग क्यों आमरण अनशन पर बैठे हैं। बहरहाल आज जहां देहरादून में भी इसी को लेकर छात्रों की गूंज कार्यक्रम है, जंतर मंतर पर चल ही रहा है, देखते हैं सरकार की नींद खुलती भी है या नहीं। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।